हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 के जीके जीएस को पोर्शन को करने वाले हैं। दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 19 है। साथ ही दोस्तों, इसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित गृह गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है। साथ ही दोस्तों, अन्य हरित गृह गैसों की बात करें तो मीथेन, दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको भी दोस्तों ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित जीवमंडल का नाम है? ऑप्शन है नंदा देवी, काजीरंगा, बांदीपुर या फिर नागरहोल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नंदा देवी। नंदा देवी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, नंदा देवी जो जीवमंडल है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और भारत में कुल संरक्षित जैव मंडलों की बात की जाए तो भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। इसको भी ध्यान में रखिएगा, भारत में कुल 18 संरक्षित जैव मंडल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, नेपियर या फिर वाल्टन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपियर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है। ऑप्शन है ग्राम, किलोग्राम, मील या फिर पाउंड। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाउंड। दोस्तों, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की जो इकाई होती है वो पाउंड होती है। साथ ही दोस्तों, एफपीएस में एफ का मतलब, दोस्तों एफपीएस में एफ का मतलब फुट, पी यानी पाउंड दोस्तों, और एस यानी सेकेंड होता है। अर्थात लंबाई को दोस्तों पाउंड में मापा जाता है। यदि लंबाई की बात की जाए तो लंबाई को पाउंड में मापा जाता है, और द्रव्यमान को नहीं, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लंबाई को यहाँ पर फुट में मापा जाता है। देख लीजिए ध्यान से, लंबाई को फुट में मापा जाता है और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है, और समय को सेकेंड में मापा जाता है। साथ ही दोस्तों, यदि एक पाउंड में बात की जाए तो एक पाउंड में लगभग 450 ग्राम होता है। एक पाउंड में दोस्तों, एक पाउंड में लगभग 450 ग्राम होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि एक पाउंड में 450 ग्राम लगभग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, और ये नियम 1686 ईस्वी में इन्होंने दिया था। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, 1686 ईस्वी में इन्होंने इस नियम को दिया था, और इन्होंने इस नियम को अपनी एक पुस्तक फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में दिया था। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, बस प्रिंसिपिया में लिख देते हैं। इस एक वर्ड से आप पूरे पुस्तक को याद रखिएगा। प्रिंसिपिया नामक किताब में इन्होंने 1686 ईस्वी में इस गति के नियम को दिया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में
कितने वाट होते हैं? ऑप्शन है 746, 476, 647 या फिर 764। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। दोस्तों एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? ऑप्शन है बैगनी, नीला, लाल या फिर हरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में दोस्तों याद रखिएगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और सातों को विबग्योर के नाम से याद रखा जाता है। विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर के नाम से, जिसमें V को दोस्तों वायलेट कहा जाता है यानी बैगनी, I को इंडिगो कहा जाता है यानी जामुनी, और B को ब्लू कहा जाता है यानी नीला, G को ग्रीन कहा जाता है यानी हरा, और Y को येलो कहा जाता है यानी पीला, और O को ऑरेंज कहा जाता है यानी नारंगी, और R को रेड कहा जाता है यानी लाल। तो दोस्तों इसमें बाहर की ओर हो जाएगा रेड, जो यहाँ पर स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा, बाहर की ओर रेड हो जाएगा। और अंदर की ओर बात की जाए तो अंदर की ओर हो जाएगा आपका वायलेट यानी बैगनी। बैगनी जो है दोस्तों अंदर की ओर हो जाएगा, और जो रेड है आर, ये बाहर की ओर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें ये भी पूछ दे कि बीच में कौन होगा, तो आप देख सकते हैं दोस्तों बीच में जी होगा। इंद्रधनुष के बीच वाला जो रंग है वो जी होगा। जी यानी ग्रीन यानी कि हरा। इसको भी आप दोस्तों ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? ऑप्शन है 100, 180, 210 या फिर 90। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 180। ऑप्शन नंबर बी 180 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है। ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से कम, 2,000 हर्ट्ज से कम, 200 हर्ट्ज से कम या फिर 2 लाख हर्ट्ज से कम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। दोस्तों पराश्रव्य ध्वनि को एक सामान्य मनुष्य नहीं सुन सकता है। साथ ही दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से कम सुनने योग्य ध्वनि जो होती है वो 20 से, ध्यान में रखिए दोस्तों, 20 से 20,000 के बीच होती है। 20 से 20,000 के बीच जिसको हम सुन सकते हैं, ये जो ध्वनि होती है ये श्रव्य ध्वनि कहलाती है। श्रव्य जिसको हम सुन सकते हैं, इन दोनों के बीच होगी दोस्तों, 20 से 20,000 के बीच होगी श्रव्य ध्वनि जिसको हम सुन सकते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी दोस्तों, जिसको कि हम नहीं सुन सकते हैं। और अश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम होगी जिसको हम नहीं सुन सकते हैं। यानी कि 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच अगर कोई ध्वनि रहेगी तो ही हम उसे सुन सकते हैं, अन्यथा उसे हम नहीं सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। ऑप्शन है लोहा, स्टील, तांबा या फिर लेड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेड। दोस्तों रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए लेड से बने पात्र का प्रयोग किया जाता है। साथ ही दोस्तों समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसा में अंतिम रूप से बदल जाता है। यानी कि दोस्तों जब रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जब उसका क्षय होता है तो अंतिम रूप से वो सीसा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि अंतिम रूप से वो लेड में परिवर्तित हो जाता है। इसको भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के बाद अंतिम रूप से
किस में परिवर्तित होता है, तो लेड में परिवर्तित हो जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न है, सिरके में होता है। ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक अम्ल। दोस्तों 5 से 7% एसिटिक अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसी को सिरका कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 5 से 7% जो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन होता है उसको सिरका कहा जाता है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? ऑप्शन है लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, चीनी या फिर नींबू का रस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी को दोस्तों जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों बाकी जो तीनों तत्व हैं, जो तीनों पदार्थ हैं, लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नींबू का रस, ये तीनों जो है जल में घोलने पर विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, लेकिन चीनी विद्युत का प्रवाहित नहीं होने देता है। इसका कारण ये है दोस्तों कि चीनी जो है जल में घोलने पर धनात्मक और ऋणात्मक पक्षों में नहीं टूटता है, आयनों में ये नहीं टूटता है, जिस वजह से इसमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता। जबकि लवण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नींबू का रस जब जल में घोला जाता है तो ये धनात्मक और ऋणात्मक आयनों में टूट जाते हैं। ये जो तीनों हैं दोस्तों, ये धनात्मक इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में टूट जाते हैं, जिस वजह से जल में विद्युत का चालन होने लगता है। लेकिन चीनी जो है दोस्तों, चीनी ये पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं टूटता है, जिस वजह से इसके घोल में विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हैबर प्रक्रम इसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है अमोनिया, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर अस्टेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया। दोस्तों अमोनिया को हैबर प्रक्रम के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में कांच को घोलने की क्षमता होती है। दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक जो अम्ल है ये जल में हाइड्रोजन फ्लोराइड का घोल है। दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है ये जल में हाइड्रोजन फ्लोराइड का ये घोल है। साथ ही दोस्तों सर्वप्रथम कांच का जो निर्माण है वो प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जो कांच है उसका सर्वप्रथम निर्माण प्राचीन में मिस्र में हुआ था, मिस्र देश में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड के सभी असंख्य तारे जो हैं, सभी दोस्तों असंख्य जो तारे हैं वो हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हुए हैं। सभी जो असंख्य तारे हैं दोस्तों वो हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हुए हैं। अगर दोस्तों उदाहरण के तौर पर हम सूर्य को लें तो सूर्य भी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। सर अगर दोस्तों बात की जाए सूर्य की, जो एक तारा ही है, और सूर्य की बात की जाए दोस्तों जो कि एक तारा है, ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ही बना है। तो दोस्तों इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो है हाइड्रोजन। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है,
वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ब्रोमीन, जल या फिर हीलियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल। दोस्तों जो जल का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव के रूप में सर्वाधिक होता है। द्रव के रूप में 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों ये सर्वाधिक होता है। जबकि बात की जाए ठोस के रूप में तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस के रूप में घनत्व कम होता है दोस्तों। तो इसको ऐसे दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इसका राइट आंसर जल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, फाइकोलॉजी इसका अध्ययन है। ऑप्शन है शैवाल, कवक, बैक्टीरिया या फिर पादप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। दोस्तों फाइकोलॉजी जो है वह शैवालों का अध्ययन है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर पादप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। विषाणु दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है। ऑप्शन है कॉफ़ी, चाय, गेहूं या फिर गन्ना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। गेहूं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सर्वाधिक रूप से विश्व में खाद्य फसल के रूप में उपजाया जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है। ऑप्शन है मानव, हिरन, चीता या फिर बंदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। दोस्तों ये आपके होमवर्क के लिए प्रश्न है, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिए। साथ ही दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।